हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कंप्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी मुताबिक कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। वीकली जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराई जाएंगी और जो गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है आप उनको कैटर करवा सकते हैं। आपको रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी से जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर इटसेल्फ फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो हाल ही में केरला ने यह डिक्लेयर किया कि केरला जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होता है उससे फ्री है। तो अभी हमें ये जानना काफी जरूरी हो जाता है कि केरला ने ऐसा क्या पॉलिसीज अपनाई या फिर ऐसा क्या आपके चेंजेस लाए अपने पॉलिसी में कि केरला ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हासिल किया। तो हम जो इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जब कोई क्वेश्चन बनता है तो हम केरला का रेफरेंस दे सकते हैं या फिर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में इंडिया का कौन सा पहला स्टेट है जिसने एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री डिक्लेयर किया है। तो अभी ये जो आर्टिकल है इसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, क्या सब्सटेंटिव पार्ट है। तो केरला ने जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से अपने आप को फ्री घोषित किया तो इसके पीछे आपके सिस्टमैटिक एंड इंक्लूसिव प्लानिंग है। सिस्टमैटिक बेंचमार्क जो है वो उन्होंने सेट किया। उनका सबसे बेटर रहा कि जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है वो वार्ड लेवल जो होते हैं पंचायत में, वहां से उन्होंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि आइडेंटिफाई करो कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके पिछड़े हुए हैं, फूड में हो, हेल्थ में हो, हाउसिंग में हो, इनकम में हो। और जब आइडेंटिफिकेशन हो गया तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, इंटरवीन करना चालू किया। इंटरवीन मतलब जैसे फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल हो, हेल्थ सर्विसेज सभी को प्रोवाइड करना, ऑर्गन जो ट्रांसप्लांटेशन है उसको करना, हाउसिंग का जो प्रोविजन है उसको देना अंडर स्कीम लाइक लाइफ मिशन। तो ये लाइफ का फुल फॉर्म हम देखेंगे बाद में। तो जो हाउसिंग है उसके लिए उन्होंने लाइफ मिशन लिया और इनकम के लिए जो एमजी एनरेगा है जो नेशनल लेवल पे लिया गया था जो मिशन, उसी के तहत लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया गया। और इसका आउटकम क्या हुआ कि नो फैमिली रिमेन्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो अभी कोई भी फैमिली जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं है। तो जो स्ट्रगल कर रहे थे लगभग 21,263, इनको भी पॉवर्टी या फिर आपकी दरिद्र सीमा रेखा से ऊपर इनको ले आया गया है। तो अभी इसमें अगर क्रिटिसिज्म देखें तो जो अपोजिशन है वो आर्ग्यू कर रही है कि जो डेटा है वो इनएडिक्वेट है या फिर इनएडिक्वेट वेरिफिकेशन है या फिर अभी भी ऑनगोइंग इश्यूज है लाइक होमलेसनेस। तो जो भी है क्रिटिसिज्म तो हर काम में रहेगा ही। क्रिटिसिज्म होता है तो ही क्या होता है, काम में जो भी थोड़ी सी हमारी 19-20 रहती है उसको हम बेटर कर सकते हैं। तो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन अगर देखें तो किस तरीके से जो केरला है उसने आजादी के बाद से ही, हमारे देश के इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो पीपल्स प्लान है वो लेना स्टार्ट किया, ग्रास रूट को एम्पावर करने की कोशिश की और उसी का जो आज हम फल है वो देख रहे हैं कि इंडिया का जो एक स्टेट है वो काफी आगे निकल चुका है इन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अभी ये जो आपका केरला ने एक्सट्रीम पॉवर्टी से अपने आप को फ्री डिक्लेयर किया, तो इसका फ्रीनेस के ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये फ्री हो गया। तो इसके लिए इसका हिस्ट्री देखना काफी जरूरी है। तो इसका अगर हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखें ऑफ दिस इशू तो इसको हम देख सकते हैं कि केरला ने क्या किया, आफ्टर इंडिपेंडेंस केरला मॉडल को अपनाया डेवलपमेंट के लिए और उसी केरला मॉडल के तहत उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया ताकि जो लैंडलेस पीजेंट्स है उनको लैंड दी जा सके, ताकि उनका जो इनकम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बेटर किया जा सके बाय इराडिकेटिंग फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म मतलब जहां पे क्या है, जमींदारी सिस्टम, जो जमींदार होते हैं उसके उन्हीं के पास सबसे ज्यादा लैंड होती है और वो बाकी जो आपके फार्मर्स होते हैं वो टीनेन फार्मर होते हैं, मतलब जैसे आपके आधी में खेती करना या फिर शेयर क्रॉपिंग करना। फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, और काफी ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट में फोकस किया गया 1970s के बाद। प्रायोरिटाइज किया गया हेल्थ एंड एजुकेशन को, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन से लोगों का कैपेसिटी बिल्ड होता है।
लोगों का हाई लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब ज़्यादा होते हैं तो उससे लोगों का प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है। फिर रोबस्ट सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया, जैसे यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड हो, इनकम हो, वगैरह वगैरह को उन्होंने प्रोवाइड किया। फिर डिसेंट्रलाइजेशन को लाया 1996 में, तो उसमें पीपल्स प्लान लाया गया, पीपल्स प्लान कैंपेन चलाया गया, जिससे क्या है पंचायती राज के जरिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और बेटर आपकी फैसिलिटीज दी गई, उनको आपका फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज को प्रॉपर डिवोल्यूशन किया गया, जिससे आज केरला आपके इस मुकाम पे पहुंचा है। तो उसमें क्या है, एक आपका बॉटम अप जो प्लानिंग है उसको किया, कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट किया, जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनको इंक्लूड किए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक ग्रुप है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप कदम्बश्री। तो ये जो कदम्बश्री ग्रुप है ये स्टेट लेड ग्रुप है, मतलब गवर्नमेंट के आपके हेल्प से ये गवर्नमेंट आपका ये कदम्बश्री ग्रुप बना है, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ने आपके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जैसे डिलीवरिंग वेलफेयर, क्रेडिट का सपोर्ट देना, लाइवलीहुड सपोर्ट देना, मार्केट सपोर्ट देना। और आज के समय पे आप देख सकते हैं कि केरला में जो टोटल पॉपुलेशन है वो एम्पावर्ड है। क्यों है? क्योंकि जब वुमेन एम्पावर होती है तो वो अपने चाइल्ड को एम्पावर करती है, और चाइल्ड जो होता है वो क्या होती है, देश की फ्यूचर होती है। तो इसीलिए क्या है, टारगेटेड प्रोग्राम के जरिए। और लास्ट में हमने देखा टारगेटेड प्रोग्राम ये वाला, कि आइडेंटिफाई किया जो भी लोग रह गए, इतने प्रोसेस में क्या है मैक्सिमम लोग कवर हो गए, जो रह गए उनके लिए टारगेटेड प्रोग्राम लिया गया। तो अभी चैलेंज क्या है रिलेटेड टू दिस इशू, तो डेफिनेशन एंड मेजरमेंट। तो इसको एक आप क्रिटिसिज्म के पॉइंट से ले सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो कह रहा है कि ये हॉलो प्रोक्लेमेशन है, खाली है, कोई आपका सब्सटेंटिव आपका कोई आउटकम नहीं है। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली अलग स्टेट्स के तुलना में देखें तो केरला काफी आगे निकल चुका है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, हेल्थ में, एजुकेशन में। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड, तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी को उन्होंने दूर किया है, तो जरूरी है कि जो दूर किया है उसको सस्टेन करते रहना, क्योंकि हम क्या है कोई भी सक्सेस को अचीव करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं होता है। तो इसीलिए ये ध्यान देना है कि जो इनकम है वो सस्टेनेबल रहे, जनरेशन टू जनरेशन क्या कर सके, वो अच्छी तरीके से चल सके, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। फिर एक रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर रहता है, क्योंकि जो भी स्कीम्स होती है गांव लेवल पे उसमें ऐड करवाने के लिए ग्राम सभा लेड एक आपका प्रोसेस होता है, लेकिन इतना रोबस्ट प्रोसेस होने के बाद भी, क्योंकि गांव के लोग ही मिलके गांव सभा के मीटिंग में डिसाइड करते हैं, फिर भी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर रह जाता है, जिस तरीके से हमने पंचायत मूवी में देखा था। एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स वल्नरेबिलिटी, तो और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो वल्नरेबिलिटी है उनको दूर करना काफी जरूरी है, जैसे सिंगल मेंबर फैमिली हो, चिल्ड्रन हो, उनको आपका और ज्यादा टेक केयर करना जरूरी है जो सिंगल है। इकोनॉमिक वोलेटिलिटी आप इसमें देख सकते हैं, तो इकोनॉमिक वोलेटिलिटी में अभी केरला जो है वो हैवीली रिलायंट है ऑन रिमिटेंसेस। तो रिमिटेंसेस मतलब क्या, केरला से अभी बहुत पॉपुलेशन है जो आपकी क्या है बाहर एनआरआई है, जैसे मिडिल ईस्ट में काम करना या फिर डिफरेंट यूरोपियन रीजन में काम करना। तो रिमिटेंस के ऊपर और टूरिज्म के ऊपर केरला की इकोनॉमी काफी टिकी हुई है, जो कि काफी वल्नरेबल है। तो अभी ग्लोबल शॉक आता है तो क्या है, लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट होते ही रिमिटेंसेस आना बंद हो जाएगा, फिर कोरोना जैसे प्रॉब्लम में टूरिज्म ठप हो जाता है। तो ये एक आपकी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी हम देख सकते हैं। बाकी जो की टर्म्स है उनको एक्सप्लेन ऑलरेडी मैंने किया है, कदम्बश्री क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है, ग्राम सभा क्या है, आपके पंचायत के अधीन जो पंचायत होता है, पंचायती राज सिस्टम जो आया 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो उसके अधीन आपके जो गांव के जो पॉपुलेशन होते हैं, जो वोटर है, वो आपके असेंबल हो सकते हैं। तो ये जिस तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है या फिर पार्लियामेंट होती है, उसी तरीके का विलेज लेवल में असेंबली देख सकते हैं। तो ग्राम सभा क्या कर रहा है, हमारे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई कर रहा है। लाइफ मिशन क्या है, लाइवलीहुड इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल एम्प्लॉयमेंट, जो केरला का स्टेट गवर्नमेंट ओन स्कीम है। माइक्रो प्लान क्या है कि छोटे छोटे प्लान करना। तो अभी ध्यान रखिएगा कि पहले आपका जब स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, ब्रॉड प्लान लेते हैं, ब्रॉड प्लान के जरिए हम जो मेन प्रॉब्लम है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। देन जो लोग छूट जाते हैं उसके लिए हमें माइक्रो प्लान करना होता है। उसके बाद हम वन साइज फिट ऑल अप्रोच को नहीं अपना सकते हैं, तभी हमें क्या करना है, आपके डिफरेंट साइज फिट्स ऑल अप्रोच को लेना है, कि जो है उसके लिए डिफरेंट साइज फिट होगा। मतलब जो पिछड़े रह गए, कोई हेल्थ में है, कोई सैनिटेशन में है, तो कोई आपके एजुकेशन में है, तो कोई स्किल में है, उस हिसाब से कोई वुमेन पीछे है तो उस हिसाब से पॉलिसी लेना जरूरी है।
लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस देखे तो इसमें हमें पहला तो देखना है अमर्त्य सेन जी का जो कंसेप्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच। कारण उन्होंने कहा था कि फ्रीडम क्या है, डेवलपमेंट ही फ्रीडम है। तो लोगों को फ्री करने के लिए, फ्रीनेस का एहसास दिलाने के लिए डेवलपमेंट देना जरूरी है, और डेवलपमेंट अचीव करने के लिए कैपेबिलिटी देना जरूरी है कि लोग खुद से कैपेबल हो टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस होल्ड और देमसेल्व्स। तो उसके लिए उनको एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, हाउसिंग वगैरह देनी जरूरी है। नेक्स्ट अगर देखें गांधी जी का जो कंसेप्ट था, गांधीयन फिलोसॉफी, अंत्योदया का, कि जो लास्ट पर्सन है उसका भी क्या होना चाहिए, अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, तभी सोसाइटी आपकी अपलिफ्ट हो पाएगी। तो उसका कॉन्सेप्ट हम केरला में अप्लाई होते हुए देखते हैं। फिर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम देख सकते हैं केरला में, कि टॉप डाउन प्लान जो होता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि टॉप में अभी सेंटर से कोई प्लान इंपोज किया गया तो सेंटर को ग्राउंड लेवल के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल में है उनको पता होता है। तो उससे क्या है, आपकी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होने से हम ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं उनको इंक्लूड कराते हैं, और उससे क्या होता है, बेटर आपकी जो पॉलिसीज होती है वो डिलीवर हो पाती है, बेटर वेलफेयर हो पाता है। तो अब इसमें अगर हम और डिफरेंट डायमेंशन के हिसाब से देखें तो सोशल डायमेंशन में हम देख सकते हैं कि आपका डायरेक्ट क्या है, आपका असॉल्ट है ऑन सोशल एक्सक्लूजन, कि जब पॉवर्टी दूर हो जाएगी तो उससे क्या है, जो सोशल एक्सक्लूजन है वो खत्म हो जाएगा और सोसाइटी में आपकी इक्वालिटी, फेयरनेस, जस्टिस रहेगी। पॉलिटिकल डायमेंशन से अगर देखें तो जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से क्या कर रही है, कमिटेड हो गई है कि हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करना है और वेलफेयर सेंट्रिक मॉडल को लेना है। लीगल डायमेंशन में हम अगर देखें तो आर्टिकल 38 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो कहता है कि प्रमोट वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करना है। आर्टिकल 39 कहता है कि एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड देना है। और आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी था पहले 40 था मुझे जहां तक ध्यान है, तो उसमें ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया था, जिसको 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपका कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया। पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, स्टेट इसको मान भी सकती थी, नहीं भी मान सकती थी, लेकिन अभी मानना जरूरी है। एथिकल डायमेंशन से देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट है कि जो जस्टिस है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते ही कौन से जस्टिस के बारे में अभी आपको देखना है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, कि सोशल, सभी का सोशल वेलबींग हो रहा है, सभी को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और जो गवर्नेंस है उसको कंपैशनेट होना है, दयाशील होना है, ताकि हर व्यक्ति को हम आगे बढ़ा सके और देश में कोई भूखा नंगा ना रहे, सभी आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ रहे, और उससे क्या है, देश जो है उसका जो इमेज है वो भी सुधरता है, जो सफरिंग है वो भी कम हो जाती है। इंटरनेशनल डायमेंशन से भी हम इसको देख सकते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 क्या कहता है, नो पॉवर्टी कहता है कि कोई पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। तो उसमें अभी केरला सक्सेस को अचीव कर चुका है। ओके, इकोनॉमिक डायमेंशंस भी हम इसमें देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक जो मॉडल होती है सिर्फ आपके इकोनॉमी का ग्रोथ होने से नहीं होगा, ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट, मतलब उसी ग्रोथ का जो डिसबर्समेंट है इक्वली होना काफी जरूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं, हाउस होल्ड्स आर पाइलिंग ऑन डेट फास्टर देन क्रिएटिंग एसेट्स, आरबीआई डेटा शोज। तो ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि आज के समय पे ओके जो कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल है, तो वैसे तो कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल मतलब क्या, बहुत ज्यादा कंज्यूम करने की टेंडेंसीज रखना, बहुत ज्यादा शॉपिंग करना, बहुत ज्यादा मतलब जो आपकी क्या है रीअकरिंग एक्सपेंसेस है उसको ज्यादा करना। तो अभी अगर आप आज के समय पे देखें तो हाउस होल्ड जो है, जो हमारे देश के पॉपुलेशन है, वो इतना ज्यादा डेट ले रहे हैं कि उस डेट से उनका लाइबिलिटी बढ़ रहा है, उनका कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। सपोज कीजिए कि अभी आपने बैंक से 1 लाख रुपए उधार लिए, अभी 1 लाख से आप दो चीजें कर सकते हैं। उस 1 लाख से या तो एक टुकड़ा जमीन खरीद सकते हैं जो आपके लिए एक एसेट होगा, फ्यूचर में उसका वैल्यू बढ़ेगा, या फिर आप उस 1 लाख से एक आईफोन खरीद सकते हैं जो आपका इन फ्यूचर क्या होगा, आपका लाइबिलिटी रहेगा, क्योंकि फोन जो है वो आपका डेप्रिशिएट होते रहेगा, वो एप्रिशिएट नहीं होगा। एप्रिशिएट मतलब उसमें कोई वैल्यू उसकी नहीं बढ़ेगी, वो उसका वैल्यू घटते रहेगा। आप आज आपने लाख रुपया देके खरीदा, आप चंद मिनट के बाद उसको बेचना चाहेंगे तो उसको आप लाख में नहीं बेच पाएंगे, 95,000 में भी खरीदना मुश्किल है, लोग 90,000 देंगे। 1 महीना हो जाएगा, 2 महीना, 1 साल, 2 साल और वैल्यू गिर के उसका 5,000, 10,000 हो जाएगा। तो इससे क्या है, आपने पैसा तो पूरा अभी भी आप पे कर रहे हैं,
जैसे सपोज कर लीजिए कि 1 लाख रुपए को आपको 4 साल में चुकाना था। जब 4 साल में आप 1 लाख चुकाएंगे तब तो आपका उसका समझ लीजिए इंटरेस्ट ये वगैरह लगा के 1,30,000 आपने चुकाया। तो आपने अगर जमीन खरीदा होता तो 3-4 साल में उस जमीन का वैल्यू 1 से 2 हो जाता, लेकिन आईफोन का जो वैल्यू है वो आपका 1 से आके 5,000 10,000 हो जाएगा। तो वही जो प्रॉब्लम है वो हमारे देश में बताई जा रही है कि एक तो हमारे देश में जो लोगों का इनकम है वो काफी मॉडरेट है या फिर लोली मॉडरेट है, और लोग क्या कर रहे हैं आपके लाइफस्टाइल डेट को ज्यादा ले रहे हैं। मतलब लाइफ बस जो एक आपका सोशल प्रेशर है या फिर शो ऑफ कल्चर है उसके वजह से, और उससे क्या है लोगों के जो मन में एक आप मेंटल फ्रस्ट्रेशन, एक मेंटल हेल्थ भी का भी चैलेंज आप देख सकते हैं, और इससे इकोनॉमी को भी नुकसान है। क्यों नुकसान है? ऐसा एट फर्स्ट इंस्टेंस कि सब लोग लोन ले रहे हैं और सामानें खरीद रहे हैं, गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, जो भी हो, मतलब जैसे आपके या फिर जो लाइफस्टाइल के डेट है, मतलब कपड़े हो या फिर अदर थिंग्स हो। तो उससे क्या है, ध्यान रखिएगा कि जो लोग डेट ले रहे हैं उनको अभी इस डेट को चुकाना होगा, और उनके पास कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ है, ना उन्होंने कोई डिपॉजिट रखा है, ना कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है। तो जो इनकम था उसका पकड़ लीजिए पहले 5%, फिर 10%, फिर 20%, इस तरीके से क्या है उनको एक समय पे जाके 50% तक वो सिर्फ ईएमआई को ही चुकाएंगे। तो उससे क्या होगा, उनका बाद में जो परचेसिंग का टेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगा। तो एक बार तो इकोनॉमी में पिक में आ सकता है, बूम हो सकती है, डिमांड क्रिएट हो सकता है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में सवाल या निशान खड़ा होता है। तो वही चीज ये आर्टिकल बता रहा है कि जो डेट है वो काफी बढ़ गया है। तो इंडियन हाउस होल्ड्स आर एक्यूमुलेटिंग फाइनेंशियल डेट, जो क्या है लाइबिलिटी है, एट अ सिग्निफिकेंटली फास्टर रेट, बहुत ज्यादा फास्टर रेट से ये बढ़ रहा है देन क्रिएटिंग फाइनेंशियल एसेट्स। तो कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा है, तो अभी सोना ले लिया तो एसेट क्रिएट हो गया वो। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो आपका राइज है लाइबिलिटी का 102% राइज हो रहा है, ग्रू बाय इन एनुअल फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। पहले ये 48% था, 102 डबल हो गया है। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो अभी ध्यान रखिएगा, ज्यादा कंज्यूम करना बुरा नहीं होता है। जैसे यूएस की इकोनॉमी है वो भी काफी कंज्यूम करती है, लेकिन उस यूएस में उस तरीके से अपॉर्चुनिटी भी है लोगों के पास कमाने का। लेकिन यूएसए जैसी इकोनॉमी भी एक समय पे क्या है, ऐसे क्राइसिस को फेस कर चुकी है। जैसे 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस था, तो उसमें लोगों को क्या किया, बहुत ज्यादा प्राइम लेंडिंग किया, जो आपके एबल नहीं थे चुकाने को लोन, वैसे लोगों को भी घर खरीदने के लिए पैसे दे दिए गए, और उन्होंने इतना ज्यादा लोन लिया कि बाद में वो बैंक को चुका नहीं पाए, और उससे क्या हुआ, एक सब प्राइम क्राइसिस आया, जिससे हम लेहमैन ब्रदर ये सभी का जो आपका डाउनफॉल है वो देख सकते हैं। तो बाकी चीजें इसमें मेंशन की गई है कि हमारे देश में जो फाइनेंशियल एसेट है परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो 10% है, जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है वो 4.7% है, मतलब इसका 50% है, और ये दिन ब दिन राइज करते जा रहा है। तो इसीलिए काफी जरूरी क्या है कि जो आपकी लाइबिलिटीज है उसको कम किया जा सके, और लोगों का जो बिहेवियर है उसमें एक शेविंग का शिफ्ट आना जरूरी है, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, उस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, लाइफस्टाइल डेट क्या है ये पूछा जा सकता है, और लाइफस्टाइल डेट की वजह से किस तरीके से हाउस होल्ड में प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर। ओके तो अभी इसमें थोड़ा इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखें, क्योंकि एक समय पे हमारे लोग जो थे वो मतलब कंज्यूमरिज्म को मोह माया समझते थे, शो ऑफ को बुरा मानते थे, लेकिन आज के समय पे शो ऑफ अच्छा हो गया। तो उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, तो 1991 से प्री 1991 में अगर देखें, एरा ऑफ फाइनेंशियल रिप्रेशन था, कि लोगों के पास जो लोन थी वो काफी कम लोन मिलता था, या फिर पर्टिकुलर 2-4 लोगों को ही लोन मिलता था, वो भी पर्टिकुलर एसेट को क्रिएट करने के लिए ही मिलता था। तो उस तरीके से आज के समय पे जिस तरीके से आपका एकदम फ्री लोन मिलता है कि 1 क्लिक में लोन प्राप्त होता है, उस तरीके से लोन नहीं मिलता था। तो इसीलिए जो लाइफस्टाइल डेट था उसका स्कोप भी कम था, और जो भी डेट मिलता था उसमें लोग एसेट को क्रिएट करने में ध्यान देते थे। पोस्ट 1991 में देखे तो लिबरलाइजेशन आया, तो इसमें क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म आया, प्राइवेट बैंक की सर्ज होने लगी, और रिटेल क्रेडिट जो है, होम लोन, ऑटो लोन, ये सब काफी बढ़ने
लगे। फिर 2016 के बाद डिजिटल पुश आने की वजह से आपका क्या हुआ, 1 क्लिक में लोन आने लगा, जैसे स्मॉल टिकट पर्सनल लोन हो गया, या फिर डिफरेंट जो एनबीएफसी है, नॉन बैंक फाइनेंस कॉर्पोरेशन लाइक जैसे बजाज है, वो भी आपको क्या फोन करते रहता है, स्पैम भेजते रहता है कि लोन चाहिए क्या, एक दिन में अप्रूव हो जाएगा, यू आर एलिजिबल। तो उससे क्या है, हम ससेप्टेबल हो जाते हैं कि ले लेते हैं लोन, उसे आईफोन ले लिया, उसे आपका कोई सामान खरीद लिया जिसका लाइफ नहीं है, जिससे लाइबिलिटी ही क्रिएट होगा, जो आपको कमा के नहीं देगा, ना तो उससे कोई इंटरेस्ट प्राप्त होगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, चलिए फर्दर देखते हैं। तो चैलेंजेस क्या है, रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो देश की खराब हो सकती है। समझ लीजिए कि डिफरेंट हाउस होल्ड ने आपके बहुत ज्यादा कंजम्पशन की, और जो कंजम्पशन है वो ईएमआई पे किया, और अभी वो ईएमआई समय पे नहीं चुका पा रहे हैं। तो इससे क्या है, जो बैंक है जिसको रिसीव करना है लोन का अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, वो और ईएमआई के साथ वो नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, देश का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो बढ़ेगा। फिर जो नेट सेविंग है वो डिक्लाइन होने लगेगा। जब नेट सेविंग लोगों का डिक्लाइन होने लगेगा तो लोग क्या है, आपके सेविंग्स नहीं करेंगे, इंश्योरेंस में पैसे आपके नहीं डालेंगे। तो उससे क्या है, जो एक फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होता है, जैसे अभी ध्यान रखिएगा कि हम जो रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या फिर इंश्योरेंस में पैसे लगाते हैं या फिर शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो उसको क्या है, मार्केट में वो पैसा चैनलाइज होता है, और मार्केट को जो पैसे चाहिए वो उनको मिलते हैं, उससे वो फिर बिजनेस में पैसे को घुमा सकते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। तो वो चीजें क्या है, आपकी जो स्मॉल सेविंग्स है उससे आपकी काफी उसको इम्पैक्ट करेगी। अगर स्मॉल सेविंग नहीं रहा और लोगों ने क्या किया, सारे पैसे जो है आपके समझ लीजिए कि लोन सर्विस करने में लगाया। तो नेक्स्ट है ड्रैग ऑन फ्यूचर कंजम्पशन। तो अभी फ्यूचर का जो कंजम्पशन है, मैंने ऑलरेडी बताया कि लोग आज कुछ ले लिया, वो और 2-4 साल कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि उनको 2-4 साल उस ईएमआई को चुकाना है। तो उस समय वो क्या है, अपना जो डिमांड है वो जनरेट नहीं करेंगे मार्केट में। और जो हाउस होल्ड है उसमें भी एक फाइनेंशियल स्ट्रेस आप देख सकते हैं, जैसे डेट ट्रैप का प्रॉब्लम, फिर सुसाइड का प्रॉब्लम, ये सब हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं वाइडनिंग इन इक्वालिटी। तो नो डाउट वाइल इजियर क्रेडिट कैन बी एम्पावरिंग, एम्पावर कर सकता है नो डाउट, लेकिन जो प्रीडेटरी लेंडिंग है, प्रीडेटरी मतलब क्या, जबरदस्ती जो लेंडिंग किया जाता है, तो उससे क्या है, आपके जो कम इनकम के इंसान है उनके अंदर क्या हो सकती है, काफी प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके रिच पीपल है उन्हीं को लोन मिल रहा है, पोर को नहीं मिल रहा है, तो उससे एक वाइडनिंग इनइक्वालिटी आप देख सकते हैं। और पोर को अगर लोन मिल रहा है तो नहीं चुका पाके वो क्या करेगा, और पॉवर्टी में चला जाएगा। बाकी की जो टर्म्स है वो मैंने ऑलरेडी इस आर्टिकल में बताया है। ओके, तो अभी अभी हमें करना क्या है कि आपका जो बायर्स है या फिर जो कंज्यूमर्स है उनको रैशनल बनना काफी जरूरी है, इरैशनल बिहेवियर्स को नहीं दिखाना है। और जो आपका क्रेडिटर है जो उधार देते हैं उनको प्रेडिटरी लेंडिंग जो है वो नहीं करना है, क्योंकि ये अनएथिकल है। फिर प्रूडेंस वर्सेस कंज्यूमरिज्म को देखना है। तो प्रूडेंस क्या होता है, क्या सही है, ओके कौन से जो खर्चे हैं वो सही खर्चे हैं। तो अवॉइड करना है डेट का या फिर रोना का, कि उधार ले लिया बाद में रोते रहेंगे, तो वो क्या है, प्रूडेंट नहीं होगा। इसीलिए हमें प्रूडेंस डिसीजन मेकिंग करना जरूरी है। कंज्यूमरिज्म को हमें लिमिटेड करना जरूरी है। कंज्यूम करना है, जो जरूरी है वो कंज्यूम करना है, जो जरूरी नहीं है वो कंज्यूम नहीं करना है। ओके, तो यही सभी चीजें हैं। फिर आपका डायमेंशन में भी वही देख सकते हैं आप, सोशल में, सोसाइटी में जो डेट कल्चर है वो बढ़ेगा। फिर पॉलिटिकली देख सकते हैं आपकी, जब भी इलेक्शन आता है तो लोन वेवर जैसे चीजें देखी जा सकती है। और इससे क्या होता है, अगर जो फार्मर्स है वो वेट करते रहेंगे कि कब इलेक्शन आएगा, उससे पहले वो डिफॉल्ट करते रहेंगे। और उसके बाद क्या है, मैं सभी का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स ऐसे कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, वोट पाने के लिए आपकी लोन को माफ कर देगी बिफोर इलेक्शन, और उससे इलेक्शन जीत जाएगी। तो इस तरीके से अगर इलेक्शन जीतते हैं तो इससे क्या है, देश को फायदा नहीं होता है, क्योंकि सरकार ने जो लोन चुकाया है बाद में सरकार को घाटा होगा, और सरकार उस घाटा को फिल ऑफ कैसे करेगी, टैक्स ज्यादा इंपोज करके, ज्यादा टैक्स इंपोज करेगी लोगों के ऊपर, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो अल्टीमेटली सफर तो लोगों को ही करना है।
लेकिन हमें एक समय के लिए लगता है कि ये सरकार ने चुका दिया, लेकिन वैसा नहीं होता है। ओके, तो वही सभी चीजें हमें इसमें देखनी जरूरी होती है। तो वे फॉरवर्ड में क्या करना है, रेगुलेट करना है, रेगुलेटरी एक्शन बाय आरबीआई, स्ट्रेंथन करना है मैक्रो प्रूडेंशियल नॉर्म्स को, स्ट्रिक्ट अंडरराइटिंग लेना जरूरी है, प्रीडेटरी लेंडिंग को खत्म करना जरूरी है, पॉलिसी एक्शन अगर गवर्नमेंट ले तो इनकम को बूस्ट करना है कि थोड़ा थोड़ा इनकम में हम ये ईएमआई में सामान खरीदने लगे तो वो हम क्या है, एक आपका प्रूडेंशियल नहीं होगा वो। ओके, वो काफी इम्प्रैक्टिकल रहेगा। बाकी जो सेविंग्स है उसको इंसेंटिवाइज करना है कि ये एग्जाम्पल लोगों के बीच में देनी है कि अगर आप लोन लेते हैं तो उससे क्या है, आपको ईएमआई चुकाते रहना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, लेकिन अगर सेविंग करेंगे तो उसमें आपको क्या है 5% 10% का इंटरेस्ट मिलते रहेगा, या फिर गवर्नमेंट उसको और थोड़ा बढ़ा सकती है ताकि लोगों को क्या किया जा सके, एनकरेज किया जा सके। फिर लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी दिया जा सकता है कि जैसे एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, बैंकिंग में जो बैंक सिस्टम है उसमें सेविंग का हो गया, इंश्योरेंस में सेविंग का हो गया, उस तरीके के फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लाइफस्टाइल डेट के ऊपर क्वेश्चन इन फ्यूचर बन सकता है। आज के लिए इतना ही है, कोई डाउट रहता है तो आप हमें बताइएगा।